अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज फिर कोई कुकिंग नहीं है, ना ही कोई रेसिपी शेयर हो रही है और ना मैं अपना कोई किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कॉथम का 1 डे वर्कशॉप अटेंड किया था रमज़ान मेन्यू का। तो इसके मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसे कंडक्ट किया था शेफ़ साइमा मकबूल ने। बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं। यकीन माने इनसे सीख कर ये नहीं है कि हमें सिर्फ रेसिपी सीखने का मौका मिल रहा है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कॉथम के 1 डे वर्कशॉप का बहुत 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 ऑसम रहा है। इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली है एक एक चीज़ के लिए, और स्पेशली शायद मैं भी होम इकनॉमिक्स से पढ़ी हुई हूँ, जहाँ हमें फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता था। और हमारी जब फूड एंड न्यूट्रिशन की लैब होती थी या मील मैनेजमेंट की जब भी लैब होती थी या थ्योरी होती थी, तो हमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई जाती थी। तो एग्जैक्टली इसी तरह से इस क्लास में भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया जा रहा था। इसीलिए शायद वो 3 घंटे वाली क्लास 5 घंटे की हो गई थी, लेकिन जितनी हमें एजुकेशन उन्होंने कोशिश की है डिलीवर करने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं चाह रही थी कि मैं शेफ़ साइमा की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो बता रही थी वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट वहाँ पे बहुत ज़ोर से फ़ैन चल रहा था। और अब जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि शेफ़ साइमा की आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत इनकी टिप्स शेयर कर दूँ। इन्होंने बहुत डिटेल में बताया था, बट मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि ये इस वक्त स्पॉन्ज केक के बैटर को ओवन में डालने से पहले स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा अप डाउन उसे मूव कर रही हैं, ताकि बैटर में से एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। और अकॉर्डिंग टू साइमा, ये आप के स्पॉन्ज केक के केक बैटर को जब केक पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कभी भी उसे काउंटर के ऊपर 2-3 दफ़ा जो हमें टैप करने की आदत होती है वो बिल्कुल ना किया करें। मैं कभी 180 की रेसिपी को हमेशा जिनको पता है 180 लगाती ही नहीं, क्योंकि 180 के ऊपर अक्सर बच्चे ज़्यादा चीज़ें जला देते हैं। 170 हमेशा ऑलवेज अनसॉल्टेड। ये ज़िंदगी में हिफ्स कर लेंगे बात कि जब भी आपने बेकिंग करनी है मक्खन हमेशा अनसॉल्टेड। रीज़न क्या है? हर चीज़ की रीज़न है। हाँ, मैं रीज़न बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चले कि क्या रीज़न मैं क्यों बोल रही हूँ। अनसॉल्टेड इसलिए कि सॉल्ट जिस चीज़ में जाता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्ट उसको प्रिजर्व कर रहा होता है। तो जब आप सॉल्ट अनसॉल्टेड लेते हैं वो प्योर मक्खन होता है, वो प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो फ्लेवर में भी अच्छा होता है। और दूसरी बात ये कि मक्खन की क्वांटिटी आपके कंट्रोल में होती है कि अगर अब ये नहीं मैं कह रही कि सॉल्टेड मिल रहा है तो करना ही नहीं है, यूज़ कीजिए, लेकिन फिर अगर उस रेसिपी में नमक है तो उसको पहले हटा दें। मैंने आप लोगों के साथ शायद क्लास का मेन्यू ही शेयर नहीं किया है, तो इस क्लास में हमें सिखाया गया था चिकन वॉन्टॉन, चिकन कीश, चिकन कैबेज रोल, लोटस डेजर्ट और स्ट्रॉबेरी एंड रोज़ ड्रिंक। तमाम रेसिपीज़ इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। डीप फिलिंग मतलब जिसमें क्रस्ट कम और फिलिंग ज़्यादा, क्योंकि आपने अक्सर पाई लेमन मरैंग पाई, क्या होता है कि इतना बड़ा ऊंचा होगा, इतनी सी पाई होगी, नीचे पटाट और पूरा उसके ऊपर फिलिंग होती है मरैंग की, ठीक है। तो इसी तरह जो टार्ट्स होते हैं, टार्ट में डो ज़्यादा है, फिलिंग कम है। इसमें डो जो है कितना ज़्यादा है और फिलिंग इसके लेवल पे है, कम है। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है। पाई सेवरी होती है, जबकि टार्ट जो होते हैं वो स्वीट होते हैं। और जो कीश है ये दोनों का मिक्सचर है। ये सेवरी टार्ट है, ठीक है, डीप भी है और सेवरी भी है। तो ये क्लास में 2 चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, एक तो कीश और दूसरा कैबेज रोल्स। जानती हूँ दोनों रेसिपीज़ बहुत पुरानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा देसी फूड पसंद करती हूँ और मैंने आज तक कभी भी कीश भी ट्राई नहीं किया और ना ही कभी मैंने कैबेज रोल्स ट्राई किए हैं। पर्सनली मुझे लग रहा था कि मुझे कैबेज रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, बट कैबेज रोल बहुत मज़े के थे और बहुत हेल्दी ऑप्शन है इफ्तार के लिए। स्पेशली अगर वेट लूज़ करना है तो फ्राइड आइटम्स को छोड़कर कैबेज रोल ट्राई किया जा सकता है। और इसे इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डिप के साथ सर्व किया था, जिसमें बहुत सारे सेसमी सीड्स थे, गार्लिक था, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा था उसका। तो बहुत अच्छी डिश है, इंशाल्लाह जब भी ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इसके लिए वो यही बता रही थी कि बहुत बड़े साइज़ की बंद गोभी की ज़रूरत है आपको। स्पेशली ये डिश तैयार की जाती है चाइनीज़ कैबेज के साथ, क्योंकि उसके जो लीफ होते हैं वो
बहुत लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उसे रोल करना इजी होता है। और हमारे यहाँ पर जो यूजुअली कैबेज मिलती है बहुत छोटे साइज़ की होती है, तो अगर आप उस कैबेज के साथ भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने टिप बताई है। तो इंशाल्लाह जब भी ट्राई करूँगी, अगर मुझे भी बड़ा कैबेज नहीं मिला, छोटे कैबेज के साथ अगर छोटी सी रेसिपी भी ट्राई करी मैंने, तो मैं आप लोगों को वो टिप ज़रूर शेयर कर दूँगी कि उसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है। बेकिंग से रिलेटेड एक और टिप मेरे जहन में अभी आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बेकिंग करते हुए, स्पेशली स्पॉन्ज केक की बात कर रही हूँ, केक ओवन के अंदर जाकर बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ओवन से निकाला जाता है तो केक बैठ जाता है। इसका रीज़न यही है कि हम केक पैन को ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइमा, आप इसे बिल्कुल भी ग्रीस ना करें। अगर आपको डाउट है कि केक पैन से स्टिक हो जाएगा तो फिर आप बेस में बटर पेपर अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा एक और टिप जो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के काम आ सकती है कि अक्सर बेकिंग में कुछ रेसिपीज़ में हमें सिर्फ एग वाइट की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास एग योक्स बच जाते हैं। तो उन्हें अगर आपको सेव करना है फ्रिज में, तो कभी भी इसे खुला मत रखें, हमेशा इसे कवर्ड करके रखें। मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि उसे जिस बोल में भी आप एग योक्स रख रहे हैं उसे पानी के साथ फिल कर रख दीजिए, तो एग योक सेफ़ रहती है। और शेफ़ साइमा ने इसके लिए बताया है कि आप या तो उस बोल को क्लिंग रैप से कवर कर दीजिए या फिर आप उसे किसी भी गीले कपड़े के साथ कवर कर रख दें। तो इस तरह से जो एग योक है वो ऊपर से ड्राई नहीं होगी। और केक के बैटर को जब भी बीट किया जाए, हमेशा स्टार्ट में स्लो स्पीड से स्टार्ट किया करें। जैसे ही थोड़ा सा बीट होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली एग जब वो थोड़ा सा फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाए, तब आप उसकी स्पीड बढ़ाकर मज़ीद उसे बीट कर सकते हैं। बेकिंग से ही रिलेटेड एक और टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये थी कि हम यूजुअली घरों में स्पॉन्ज केक के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि बीटर ही यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक बीटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हाथों की मदद से जब भी हैंड विस्क की हेल्प से आप एग वाइट्स को स्टिफ पीक्स तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती और इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब आप काफ़ी देर तक इसे बीट करते रहेंगे तब कहीं जाकर उसकी पीक्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो इसके लिए हमने अक्सर देखा होगा शोज़ वगैरह में कि जो शेफ़ होते हैं उनके हाथ में एक बहुत बड़े साइज़ का हैंड विस्क होता है, जिससे वो मैनुअली बीट करते हैं एग वाइट्स को और बहुत जल्दी उनकी एग वाइट्स फ्लफ़ हो जाती हैं। तो रीज़न यही है कि एक बड़े साइज़ का आपको हैंड विस्कर चाहिए, जिससे आपका एग को स्पेशली बीट करने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। एक और टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, शायद आप लोगों के किसी के काम आ जाए, वो ये थी कि बहुत अक्सर लोग अब इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हमारे पास जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें 180 डिग्री मेंशन किया हुआ होता है। तो शेफ़ साइमा के मुताबिक बिगिनर्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए 180 डिग्री वाली रेसिपीज़ को 170 पर ट्राई करने की, क्योंकि अक्सर गैस की फ्लक्चुएशन की वजह से चीज़ें बर्न हो जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि 170 डिग्री को फॉलो करें। और साइमा गैस ओवन के मुकाबले में इलेक्ट्रिक ओवन को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, क्योंकि गैस ओवन पाकिस्तान में गैस की फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी बेकिंग आइटम्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक ओवन ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर बेकिंग कर रही हैं तो जितनी भी रेसिपीज़ हैं जिसमें 180 डिग्री को टेम्परेचर के ऊपर बेकिंग की गई है, तो फिर आप उसको 165 डिग्री पर, यानी कि 180 से कम टेम्परेचर पर इसे आप बेक कीजिए, तो आपका परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। कलनरी आर्ट के लिए कॉथम एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में आई थिंक 2-3 ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हो सकता है कि मुझे ज़्यादा बेहतर ना आइडिया हो, लेकिन अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से है एक कॉथम जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ ये मैंने क्लास ली है। इसके अलावा एक पीथम है जो कि आई थिंक सेमी गवर्नमेंट है। इसके अलावा स्किल वैली और स्किल स्टोन के बारे में भी मैंने सुना है। तो अगर आप लोग या आप लोगों की फैमिली में बच्चियाँ या बच्चे भी कलनरी आर्ट से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये कोर्सेज़ बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत रिप्यूटेबल हैं, बहुत सारे ब्रांड इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो और ये फील्ड बहुत अच्छी है और बहुत वास्ट रेंज है। इवन कल शेफ़ गुलजार की मैंने कुकिंग क्लास ली थी जिस पर उन्होंने बताया था कि आजकल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स से ज़्यादा शेफ़ अर्न कर रहे हैं।
अगर इंजीनियर और डॉक्टर को किसी कंट्री का वीज़ा नहीं भी मिलता, सेम जगह पर अगर शेफ़ अप्लाई करेगा तो उसका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं होता। स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करने के लिए शेफ़ साइमन ने बताया है कि उसे सिरके मिले हुए पानी में कुछ देर के लिए डिप कर दें। इससे आगे आपने स्ट्रॉबेरी को क्या है, साफ पानी में डाला, साफ पानी से निकाला। अब उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर, लेकिन यहाँ पे ज़रा स्पीड लगानी है क्योंकि पानी टच करते ही स्ट्रॉबेरी की स्किन जो है डिजॉल्व होने लग जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी और थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, ज़्यादा मत डालिए साथ। आपने इसकी सारी क्लीनिंग की, जिप लॉक बैग किया, उसमें पूरी पूरी स्ट्रॉबेरी डाली, टाइट किया, फ्रीजर। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, लेकिन एक और बात जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, रमज़ान आ रहा है तो बेहतर है कि आप लोग शुगर सिरप की एक बॉटल बना कर रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़्रिज में रखें, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। 1:1 इसका रेशो होगा और ये शेफ़ साइमन ने टिप दी है, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आई थिंक 2-3 साल पहले ये शेयर कर चुकी हूँ कि रमज़ान के लिए स्पेशली आप लोग शुगर सिरप बना कर रखा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हमें शुगर की ज़रूरत होती है। लाइकवाइज चाट हो गई या फिर ड्रिंक्स ही हो गई सिंपल, तो उसमें जब आप शुगर सिरप ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रा जल्दी से ये ड्रिंक की रेसिपी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी अब ऑलमोस्ट जाने वाली है। इससे पहले आप लोग भी इस ड्रिंक को एंजॉय कीजिए, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और इससे एक मिलती जुलती ड्रिंक की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तो ग्लास के अंदर है, सबसे पहले उन्होंने बेस में ऐड किया है स्ट्रॉबेरी चंक्स, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी प्योरे ऐड की है। इसके बाद इन्होंने शुगर सिरप ऐड किया था और इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लिया था। इसके बाद इसके ऊपर लेमन स्लाइसेस ऐड किए हैं। आइस क्यूब्स बाद में इन्हें मिली थी, अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू हर आइस क्यूब्स क्रश कर कर हमेशा ऐड किया कीजिए। और ग्लास में सबसे पहले आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए, और बाद जैसे ही आपने स्ट्रॉबेरीज़ को क्रश कर लिया इसके बाद आइस क्यूब्स ऐड कीजिए। और इसके बाद आप ऊपर से इसके ऊपर कोई भी फ्रिज़ी ड्रिंक या फिर अगर आपको सोडा वाटर मिल जाता है तो वो ऐड कीजिए और मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। 2 ग्लासेस में इन्होंने सर्व कर कर दिखा दिया था। इसके अलावा एक बड़े बोल में बहुत सारा ड्रिंक प्रिपेयर हो गया था जो कि हम लोग को सर्व होने वाला था। क्लास ख़त्म होने के बाद एक सेपरेट रूम में ले जाकर हमें तमाम चीज़ें सर्व की गई थी एज अ हाई टी। इसके अलावा इन्होंने अपनी भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की थी, लाइक अ केक, बिस्किट्स और टी। तमाम चीज़ें नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी, बहुत सिंपल रेसिपीज़ थी। और सबसे अच्छी बात जो क्लास की थी कि तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व किया हुआ था कुकिंग में अपने साथ। इस तरह से जिसके भी जहन में जो भी सवाल आ रहा था कुकिंग करते हुए या जहाँ डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही थी तो शेफ़ के साथ फ़ौरन डिस्कस कर लिया जाता था और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे सब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन यूजुअली कॉथम इस तरह 1 डे वर्कशॉप्स बहुत कम अरेंज करते हैं। तो अगर इंशाल्लाह उन्होंने फ्यूचर में इस तरह से और क्लासेस अरेंज की और मुझे मौका मिला जाने का तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।